सभी साथियों को प्यारा भरा नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक हैं, अच्छे हैं, मस्त और स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल निरंतर आप लोग जारी रख रहे हैं। तो साथियों, करते हैं आज की क्लास को अपन लोग शुरू बिना किसी देरी किए हुए। उससे पहले मैं बता देता हूँ, ये क्लास रीट एसएसटी स्पेशल तो है ही है। रीट एसएसटी स्पेशल तो है ही है। कल की क्लास के अंदर अपन ने देशांतर रेखाओं की चर्चा की विस्तार से, और आज की क्लास के अंदर अपन लोग अक्षांश रेखाओं की चर्चा की, और आज की क्लास में अपन लोग देशांतर रेखाओं की चर्चा करने वाले हैं। बिना किसी देरी के हुए एक बार क्लास को फटाफट से शेयर कर दीजिएगा। किसी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं रखनी शेयर करने में, क्योंकि आप फोरम मिलके इस रीट 2021 की कमर तोड़ के रख देंगे। क्या तोड़ के रख देंगे? कमर तोड़ के रख देंगे। इसको अपने को तोड़ देना है, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये रीट के साथ साथ सभी परीक्षाओं में जहां वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट आता है और एक भूगोल के स्टूडेंट के लिए सामान्य सी चीज है, ये आपको आनी ही आनी चाहिए। चलिए करते हैं क्लास को शुरू। एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। जितने भी नव साथी जुड़ रहे हैं, नए साथी, नव आगंतुक हैं, इन सभी का स्वागत आपके अपने परिवार में, नेवरी परिवार में। और स्वागत करने के लिए तैयार हमेशा की ही तरह आपका होस्ट, आपका दोस्त विजेंद्र सिंह नेवरी। साथियों, करते हैं क्लास को शुरू। देखिएगा यहां पे अपनी बातें क्या चल रही हैं कि देशांतर रेखाओं के उपनाम में क्या क्या नाम आएगा। पहले नंबर पे है कि इनको याम योत्तर रेखा भी कहा जाता है। यानी देशांतर रेखाओं को क्या कहते हैं अपन? तो आपका प्रश्न बनेगा, उत्तर बनेगा कि गुरुजी इन रेखाओं को अपन यामयोत्तर रेखा भी कहते हैं, और इन्हीं रेखाओं को अपन मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। मध्याह्न रेखा क्यों कहते हैं, ये प्रश्न है। मध्याह्न इसलिए कहते हैं साथियों कि जैसे ये रेखा है, ये कोई भी एक रेखा है। अब ये यहां पे सूर्य भगवान है मान लेते हैं। अब जैसे ये सूर्य है, ये चमकता है, तो यहां भी 12 उसी टाइम बजेंगे, यहां भी 12, यहां भी 12, यहां भी 12, यहां भी 12, यहां भी 12। यानी मध्याह्न का जो समय है वो एक अक्षांश रेखा पर नहीं, एक देशांतर रेखा पर जितने भी स्थान होते हैं वहां एक ही समय होता है। क्या कह रहा हूं मैं? इनको मध्याह्न रेखाएं क्यों कहा जाता है, समझिएगा मुद्दे की बात। जैसे ये कोई भी एक देशांतर रेखा है, अब इस देशांतर रेखा पे मान लेते हैं कोई भी बिंदु है, जैसे बिंदु नंबर ए, बिंदु नंबर बी, बिंदु नंबर सी। इन सभी पर 12 एक ही टाइम बजेंगे, इन सभी पर एक ही टाइम बजेगा, इन सभी पर 2 एक ही समय होगा। यानी अगर यहां 12 बज रहे हैं तो यहां भी 12 बजेंगे, यहां भी 12 बजेंगे। इन रेखाओं पर मध्याह्न एक समय होता है। समस्त देशांतर रेखाएं उस एक देशांतर रेखा, किसी भी एक देशांतर रेखा को ले लें, उसके ऊपर मध्याह्न समय हर स्थान पर एक होगा। इसलिए इनको क्या कहते हैं? मध्याह्न रेखा कहते हैं। इनको यामयोत्तर भी कहा जाता है। अब आगे बात करते हैं अपन। पहली बात कि ये रेखाएं ग्लोब पर किधर से किधर खींची जाती हैं। तो साथियों गौर करेंगे, ये रेखाएं ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण खींची जाती हैं, और उत्तर से दक्षिण खींची गई इन काल्पनिक रेखाओं को क्या कहा जाता है मित्रों? देशांतर कहा जाता है। सीधा सीधा काल्पनिक क्यों लिखा मैंने? काल्पनिक इसलिए लिखा है भाई साहब क्योंकि ये रेखाएं हकीकत में कोई रेखा नहीं है, ये सारे ग्लोब के ऊपर कल्पनाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं। इन काल्पनिक रेखाओं को क्या कहा जाता है? देशांतर कहा जाता है। अब देशांतर होता क्या है? मुद्दे की बात। पृथ्वी के अक्ष से अक्षांश वृत्तों पर डाले गए कोण क्या कहलाते हैं? देशांतर कोण कहलाते हैं। क्या कह रहे हैं कि पृथ्वी के अक्ष से अक्षांश वृत्तों पर डाले गए कोण क्या कहलाते हैं? तो आपका उत्तर आएगा पृथ्वी के अक्ष से अक्षांश वृत्तों पर डाले गए कोण देशांतर कोण कहलाते हैं। कैसे? समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैंने कहा कि ये यहां पे अपन लोग ले लेते हैं, जैसे ये भूमध्य वृत्त है। अक्षांश वृत्त कोई भी ले सकते हैं अपन ने ले लिया ये कैसा वृत्त है? ये भूमध्य वृत्त है। अब इस भूमध्य वृत्त पे अपने को क्या करना है? कोण बनाने। क्या करना है? कोण बनाने। जैसे मैंने कहा ये यहां, अब यहां से मैंने कोण बनाना स्टार्ट किया। मैंने कहा भाई ये यहां पे कोण बन रहा है 10 डिग्री का, यहां पे कोण बन रहा है 10 डिग्री का, यहां पे कोण बन रहा है 20 डिग्री का, यहां पे 20 डिग्री का, यहां पे 180 डिग्री का, यहां पे 180 का, यहां पे 170 का, यहां पे जो भी बन रहा है 10 20 30 जो भी, इस प्रकार से ये कोण बनते हैं। तो याद रखेंगे, यानी पृथ्वी के अक्ष से, अक्ष बोले तो मेन जो लाइन है,
अक्ष बोले तो मेन जो लाइन है जहां उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जिस रेखा के सहारे टिके हुए हैं, वहां से सेंटर तो वही होगा ना भाई। कोण बनाएंगे अपन तो कोण कहां से बनाएंगे? सेंटर से बनाएंगे। और चूंकि अक्ष जो है इसके बिल्कुल सहारे ही 0 डिग्री कौन सी रेखा है? देशांतर रेखा है। तो अपन यूं भी कह सकते हैं कि 0 डिग्री देशांतर से अक्षांश वृत्तों पर डाले गए कोण देशांतर कोण कहलाते हैं। कौन से कोण कहलाते हैं? देशांतर कोण कहलाते हैं। और ये जो अक्षांश वृत्त बनता है साथियों, ये यहां भी बनता है, ये यहां भी बनता है, ये यहां भी बनता है। तो इस मान लेते हैं कि इस वाले देशांतर का 180, इस वाले का 180, तो इन सब को 180 180 को मिलाने वाली रेखा को क्या कह देंगे अपन? 180 रेखा कह देंगे। तो याद रखेंगे प्रत्येक अक्षांश वृत्त पर 360 डिग्री देशांतर बनते हैं। हर अक्षांश वृत्त पर कितने देशांतर बनते हैं? तो याद रखिएगा 360 देशांतर बनते हैं। अब जरा गौर कीजिएगा, आगे यहां बात आ रही है कैसे, जरा गौर करें। मैं इसको सीधे फॉर्मेट में बना देता हूं। मैंने कहा कि ये ग्रीनविच रेखा है। अब ग्रीनविच रेखा है, चलो ठीक है। फिर मैंने कहा कि अक्षांश जो वृत्त बनते हैं वो कैसे बनते हैं। मैं वृत्त ना बना के क्या करूंगा, मैं सीधी लाइन बना दूंगा। जैसे इधर तो वृत्त बना देता हूं, इधर मैं सीधी लाइन बना देता हूं, ठीक है। उसके बाद मैंने सीधी लाइन बनाई। अब आगे वाली लाइन सीधी क्या होगी बोले तो छोटा वृत्त बनेगा। फिर आगे जाएंगे तो और छोटा वृत्त बने, सॉरी एक मिनट, ऐसे समझिएगा आप इसको, हाँ जी ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, सीधी लाइनें बना देता हूं। जैसे ये सबसे लंबी लाइन भूमध्य रेखा, उसके बाद में ऊपर गए थोड़ी और छोटी, फिर ऊपर गए और छोटी, फिर ऊपर गए और छोटी। वृत्त भी छोटे होते जाते हैं अक्षांश, जैसा कि कल अपन ने पढ़ा था कि सबसे बिल्कुल बिंदु में फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, और सबसे बड़ा जो अक्षांश वृत्त होता है वो होता है भूमध्य वृत्त। चलो ठीक गुरुजी, अब सुनना, बड़े प्रेम से बता रहा हूं, है ना, ध्यान से देखना। अब मैंने कहा कि इसके ऊपर यहां पर कोण आ गया 60 डिग्री का। कितने डिग्री का? 60 का। यहां जाते इस वृत्त के ऊपर 60 का कोण यहां पे आया, इसके ऊपर 60 का कोण यहां पे आया, इसके ऊपर 60 का कोण यहां पे आया, यहां 60 का कोण यहां पे आया। तो ये जो आपका 60 60 60 को मिलाने वाली जो रेखा होगी ये क्या होगी? ये 60 डिग्री देशांतर रेखा होगी। समझ रहे मेरी बात? प्रत्येक अक्षांश वृत्त पर, एक वृत्त में 360 डिग्री कोण बन सकते हैं, तो प्रत्येक अक्षांश वृत्त पर 360 डिग्री कोण बनेंगे और उन समान कोणों को मिलाने वाली रेखा है, इसे क्या कहेंगे? देशांतर रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? देशांतर रेखा कहेंगे। अगली बात याद रखेंगे, पृथ्वी के 0 डिग्री देशांतर को प्रधान देशांतर या यामयोत्तर कहा जाता है। अब कहां से गुजरता है? अच्छा प्रश्न। जो लंदन के पास, कहां से भाई साहब? लंदन के पास ग्रीनविच वेधशाला से गुजरता है। और इसीलिए इस रेखा को क्या कहा जाता है? तो साथियों गौर करेंगे, इस रेखा को ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि पृथ्वी के 0 डिग्री देशांतर को प्रधान देशांतर कहते हैं। और ये जो देशांतर कहां से गुजरता है? लंदन के पास ग्रीनविच वेधशाला से गुजरता है, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? ग्रीनविच रेखा कहते हैं। अगली बात कि 0 डिग्री देशांतर रेखा को विश्व की मानक समय रेखा भी कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? विश्व की मानक समय रेखा कहते हैं। विश्व की मानक समय रेखा कौन सी है? 0 डिग्री देशांतर है। और 0 डिग्री देशांतर पर हुए समय को ग्रीनविच मध्य समय, यानी जिसे अपन लोग क्या कहते हैं? जिसे अपन लोग जीएमटी कहते हैं। जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मध्य समय। चूंकि
ये समय विश्व का मानक समय है, इसलिए इसे यूनिवर्सल टाइम कहते हैं और इसी टाइम को कहते हैं जुलू टाइम। याद रखिएगा, साथ साथ बोलिएगा कि 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी 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 कहते हैं। इसे विश्व का टाइम होने के नाते यूनिवर्सल टाइम कहते हैं। इसे जुलू टाइम कहा जाता है क्योंकि पूरे विश्व का जो मानक समय है वो यहीं से माना जाता है साथियों। कहां से? तो याद रखेंगे, पूरे विश्व का मानक समय 0 डिग्री देशांतर से माना जाता है। चूंकि पूरे के पूरे एक वृत्त के अंदर 360 होते हैं रेखाएं, तो 360 देशांतर होते हैं। आप यूं मान लीजिएगा ये साइकिल का टायर है और यहां पे आपका ये वृत्त का केंद्र बिंदु है। अब इसके ये ताड़ियां हैं, कौन सी ताड़ी को आप मानोगे? अब चारों तरफ ही ताड़ियां हैं, तो सेंटर से किसी भी ताड़ी को आप क्या मान सकते हैं? उसका बिंदु मान सकते हैं, इसकी प्रधान रेखा मान सकते हैं। उसके बाद में उसके 2 भाग कर सकते हैं, ये पूर्वी गोलार्ध, ये पश्चिमी। अब जरूरी तो नहीं है कि आप इसको ही माने। आप इसको भी मान सकते हैं तो भी इसके 2 बराबर पार्ट बन जाएंगे। आप इसको भी मान सकते हैं तो भी बराबर 2 पार्ट बन जाएंगे। आप इसको भी मान सकते हैं तो भी बराबर के 2 पार्ट बन जाएंगे। तो ये मानने का काम किसने किया? ये मानने का काम करता है कौन? ये मानने का काम पूरा विश्व करता है। कौन करता है? पूरा विश्व। कब करता है? देखिएगा, अब देखेंगे आगे। यहां पे प्रश्न बन रहा है कि वाशिंगटन डीसी में 22 अक्टूबर 1884 को, कब की बात हो रही है मित्रों? 22 अक्टूबर 1884 को एक अंतरराष्ट्रीय गोष्ठी होती है और लंदन के पूर्व में स्थित ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित रॉयल वेधशाला में गुजरने वाली देशांतर रेखा 0 डिग्री को प्रधान मध्याह्न रेखा मान लिया जाता है। मैंने अभी कहा था सभी देशांतर मध्याह्न रेखाएं हैं, लेकिन इनमें प्रधान मध्याह्न कौन सा है? जिसे प्रधान माना गया, जिसे विश्व का मानक माना गया, वो है 0 डिग्री। क्या है? 0 डिग्री है और इसे ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। इस ग्रीनविच मध्याह्न को शून्य मानकर अन्य देशांतरों की गणना की जाती है। समय का निर्धारण भी इसी को आधार मानकर किया जाता है। तो समय का निर्धारण भी किसको आधार मान के किया जाता है? 0 डिग्री को आधार मानकर ही किया जाता है। यानी विश्व का जो मानक समय है वो मानक समय 0 डिग्री देशांतर के आधार पर ही माना जाता है। 1 मिनट देख लेते हैं अपन, बाकी समय की क्लास अलग से लेके आऊंगा। जैसे ये 0 डिग्री है, अब यहां का जो समय है ये विश्व का स्टैंडर्ड टाइम। इससे इधर वाले भाग को मित्रों क्या कहते हैं? ये पूर्व में है तो इसे पूर्वी गोलार्ध कहते हैं। ये पश्चिम में है तो इसे पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। ये पूर्व में तो इसे पूर्वी गोलार्ध, ये पश्चिम में तो इसे पश्चिमी गोलार्ध। चूंकि सूर्य का उदय पूर्व की तरफ होता है, तो यहां याद रखेंगे जिधर उदय होता है उधर प्लस, यानी इस रेखा से पूर्व की ओर याद रखेंगे जीएमटी प्लस 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 होता चलेगा। जैसे अपना भारत पूर्वी गोलार्ध में है, इसीलिए तो आता है जीएमटी प्लस में 5.5 घंटे। क्यों आते हैं 5.5? ये तो अपन बात करेंगे अगली क्लास के अंदर जब पूरी समय गणना पढ़ेंगे। 5.5 क्यों आते हैं, 4.5 क्यों नहीं आते? जबकि 0 डिग्री से इधर जो भी स्थान है वहां का टाइम मित्रों क्या होगा? ये माइनस में होगा जीएमटी से। क्यों? क्योंकि तो चर्चा बताया ना, कल समय की क्लास में मैं करने वाला हूं, उसके लिए बचा के रखा है इस चर्चा को। अब देखिएगा, आगे बात करते हैं अपन 0 डिग्री देशांतर। 1 मिनट 0 डिग्री देशांतर से पूर्वी दिशा की ओर 180 डिग्री तक स्थित क्षेत्र को पूर्वी गोलार्ध एवं देशांतर को पूर्वी देशांतर तथा इसके पश्चिम दिशा की ओर 180 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को पश्चिमी गोलार्ध और देशांतर को पश्चिम देशांतर कहा जाता है। याद रखेंगे, 0 डिग्री देशांतर से पूर्व दिशा की ओर 180 डिग्री तक स्थित क्षेत्र को पूर्वी गोलार्ध एवं देशांतर को पूर्वी देशांतर तथा इसके पश्चिम दिशा की ओर 180 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को पश्चिमी गोलार्ध और देशांतर को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। अब यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। यहां आपको याद रख लेना है मित्रों, क्या याद रखना है कि ये अक्षांश ना होकर कौन सी रेखाएं हैं? ये देशांतर रेखाएं।
ठीक है। तो देशांतर रेखाएं संख्या में 360 होती हैं। देशांतर रेखाएं संख्या में कितनी होती हैं? तो याद रखेंगे 360 होती हैं। और भाई याद क्या रखना है? सीधा सीधा सा प्रश्न है कि देशांतर है भाई, एक अपन वृत्त में कितने होते हैं? 360 होते हैं। तो देशांतर रेखाएं भी कितनी होंगी? 360 होंगी। अगली बात है कि देशांतर अर्धवृत्त होते हैं। देशांतर क्या होते हैं मित्रों? तो याद रखेंगे अर्धवृत्त होते हैं। देशांतर क्या होते हैं? अर्धवृत्त होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगली बात, अर्धवृत्त कैसे होते हैं गुरुजी? देखिएगा, समझ लेते हैं अपन, इसी जगह समझ लेते हैं। आप यूं देखिएगा, हाँ जी भाई साहब देखिएगा, आप ऐसे देखिएगा, ये अपना ग्लोब है। इस ग्लोब में अपन ने पढ़ा था, पहले अक्षांश बता रहा हूं मैं, अपन ने पढ़ा था अक्षांश रेखाएं ऐसे खींची जाती हैं, अब ऐसे खींची जा रही हैं। इसका मतलब अक्षांश रेखाएं क्या हैं? अक्षांश रेखाएं वृत्त हैं। अक्षांश रेखाएं क्या हैं? वृत्त है। पहला कंसेप्ट हो गया क्लियर। अक्षांश रेखा क्या है? वृत्त है। हाँ ये जरूर है, अक्षांश रेखाओं में ये छोटा वृत्त है, ये थोड़ा बड़ा है, ये फिर बड़ा है, ये फिर बड़ा है। सबसे बड़ा जो अक्षांश वृत्त होता है वो होता है भूमध्य रेखा। आगे बात समझ में। बात करें ध्रुवों पे जाके बिंदु बन जाते हैं, ठीक है। अब देखें देशांतर रेखाएं कैसे अर्धवृत्त का काम करती हैं। अपन ने कहा कि ये पूरा का पूरा ग्लोब है, ठीक गुरुजी मान गए बात? तो सुन लो आगे की बात। यहां मैंने कहा कि ये एक रेखा है जिसे अपन 0 डिग्री कहते हैं। अब ये मैंने 0 डिग्री रेखा बनाई, ये ग्लोब है अपने पास मान लेते हैं। अब इस ग्लोब पे ऐसे आप रेखा खींचोगे, ध्रुव तो यही है ना, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाते हुए ऐसे रेखा खींचोगे तो ये रेखा आधा वृत्त होगा या पूरा वृत्त होगा? बताओ। तो देशांतर रेखाएं कैसी होती हैं? आधे वृत्त होती हैं। लेकिन मित्रों अब मजे की बात, जब दो विपरीत देशांतर मिल जाए, एक पूर्वी गोलार्ध का देशांतर, एक पश्चिमी गोलार्ध का देशांतर, तब वृत्त बना लेगा। एक पूर्वी गोलार्ध का देशांतर, एक पश्चिमी गोलार्ध का देशांतर, तब वृत्त बना लेगा। एक पूर्वी गोलार्ध का देशांतर, एक पश्चिमी गोलार्ध का देशांतर, फिर वृत्त बना लेगा। एक पूर्वी गोलार्ध का देशांतर, एक पश्चिमी गोलार्ध का देशांतर, फिर वृत्त बना लेगा। लेकिन देशांतर रेखा एक अगर पूछी जाए तो ये क्या होती है? ये अर्धवृत्त होती है। याद रखना मित्रों, देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त होती हैं। टोटल देशांतर कितने हैं? 360 हैं। जब दो देशांतर मिलकर एक वृत्त बनाते हैं तो देशांतर रेखाओं से वृत्त कितने बनेंगे? 180 बनेंगे। अर्धवृत्त कितने होते हैं? 360 होते हैं। समझ में आ रहा है ना? आ रहा है तो इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलें आगे चलते हैं। अब साथियों दूसरी बात आती है कि दो देशांतर, फिर क्या दिक्कत आ गया? हाँ जी, दो विपरीत देशांतर मिलकर एक पूर्ण वृत्त का निर्माण करते हैं। अभी मैंने कहा था ना कि दो विपरीत देशांतर मिलकर क्या बनाएंगे? एक बड़ा वृत्त बनाएंगे। जैसे 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा के विपरीत 180 डिग्री अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अगर यह दोनों मिल जाए तो एक पूर्ण वृत्त बन जाएगा। और ग्लोब पर कितने वृत्त होते हैं? 181 होते हैं। कैसे? देशांतर रेखाएं कितनी हैं? देशांतर रेखाएं 360 हैं। इनसे मिला के बड़े वृत्त कितने बनेंगे? 180। चूंकि देशांतर रेखा अपने आप में अर्धवृत्त होती है तो 360 है, ये अर्धवृत्त है, तो इनसे बड़े वृत्त कितने बनेंगे? 180 प्लस में एक बड़ा वृत्त है, ये बनता है भूमध्य रेखा का। बाकी जो अक्षांश रेखाएं वो तो छोटे वृत्त बनाती हैं, लघु वृत्त बनाती हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब फिर समझिएगा, यहां पे एक बात कही जा रही है, और वो क्या कही जा रही है सुनिएगा। वो ये कह रहा है कि 180 डिग्री और 0 क्या विपरीत है? बिल्कुल विपरीत है। जैसे मैंने कहा ये अपन एक मैप बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, ठीक है। अब ये मैप बनाया अपन ने, ये 0 डिग्री है, ठीक है जी, ये 180 डिग्री है, ठीक है, ये 180 डिग्री है, ठीक है। अब जब अपन इसको गोल करेंगे तो क्या ये 180 डिग्री, ये 180 डिग्री इसके पीछे नहीं आएगा? आप एक काम करें, अभी बैठे बैठे प्रयोग करें, इस प्रकार से एक कागज लें
और कागज के बीच में आप लिखें 180 डिग्री, और उसके बाद कागज को फोल्ड करें, उसको गोल करने का प्रयास करें, कागज के ये दोनों किनारे एक जगह चले जाएंगे और वो ठीक किसके पीछे होंगे, वो ठीक किसके पीछे होंगे, 0 डिग्री के पीछे होंगे। कहने का मतलब कि ये 0 डिग्री और 180 डिग्री अपने आप के अंदर आधे आधे वृत्त हैं, लेकिन जब 0 डिग्री 180 डिग्री मिल जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये पूरा का पूरा एक वृत्त बन जाएगा। आ रही बात समझ में? आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही तो समझ में आनी चाहिए, क्योंकि पेपर में ऐसे प्रश्न आ जाएंगे। चलें आगे चलते हैं। अब आगे कह रहा है कि 180 डिग्री, 180 कौन सा, 360 कौन सा, कैसे बनते हैं 181 वृत्त, वो देख लीजिएगा। ये कह रहे हैं कि एक वृद्ध वृत्त भूमध्य रेखा होती है जो सबसे बड़ा वृद्ध वृत्त होती है, जबकि 360 देशांतर रेखाओं से मिलकर 180 वृद्ध वृत्त बनते हैं। ध्यान रहे, देशांतर रेखा अर्धवृत्त होती है। देशांतर रेखा क्या होती है? अर्धवृत्त होती है, लेकिन 2 देशांतर मिलके एक बड़े वृत्त का निर्माण करते हैं। अभी बताया देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। देशांतर रेखाओं की लंबाई क्या होती है? समान होती है। अब यहां एक मुद्दे को क्लियर कर लेते हैं ना, साथ साथ सभी शंकाएं दूर हो जानी चाहिए। देखिएगा, यहां पे कह रहा है देशांतर रेखाओं की लंबाई समान, इसका मतलब अक्षांश के समान होती? बिल्कुल होती। कैसे? अपन ने कल बात की कि ये ग्लोब है, यहां पे ग्लोब पे अपन ने क्या किया, ग्लोब पे अपन ने कहा ये अक्षांश रेखाएं, अक्षांश वृत्त हैं। अब आप मुझे बताओ, अगर इनकी लंबाई की बात आएगी तो सबसे कम लंबा ध्रुव है, उससे थोड़ी ज्यादा होगी ये, फिर ज्यादा ये, फिर ज्यादा ये, फिर ज्यादा ये, और सबसे बड़ी जो अक्षांश रेखा होगी वो कौन सी? भूमध्य रेखा। ये अगर ऐसे खींच दो आप, इसमें आप सीधा अगर करना चाहो, ये तो मैंने वृत्त बना दिया, अगर आप ऐसे खींचना चाहोगे, ये बड़ी है, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, ऐसे ही होता है। अक्षांश रेखाओं की लंबाई क्या होती है? असमान। अब गुरुजी देशांतर की देख लो, देशांतर की भी देख लेंगे। ये आपने क्या किया, वापस से ये ग्लोब बनाया। अब ग्लोब बनाने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक ही काम करना है, ये जैसे रेखा खींचती देशांतर रेखा, ठीक है। अब देशांतर रेखाएं ऐसे हैं, ऐसे ऐसे, अर्धवृत्ती तो थे ना, ऐसे ऐसे ऐसे, यानी इनके बीच की दूरी की बात नहीं कर रहे अपन, वो असमान होगी। जैसे इस देशांतर और इस देशांतर के बीच दूरी यहां अलग है, यहां अलग है, यहां अलग है, यहां अलग है, और यहां तो बिल्कुल मिल ही गए। अपन तो बात कर रहे हैं इनकी लंबाई की, इनकी लंबाई समान होती है। आप ग्लोब अगर आपने देखा है तो इसके उत्तरी ध्रुव से लेके दक्षिणी ध्रुव तक, इसके उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक रेखाएं हैं। आप ग्लोब लीजिए, उसके ऊपर है एक धागा है, उसको बिल्कुल दबाइए या बांध दीजिए, ऊपर वाला जो स्टैंड आता है उसके, और फिर उस धागे को किधर से भी नीचे मिलाते चलो, चारों तरफ ग्लोब के मिलाते चलो, वो नीचे वाले ध्रुव पे जाके मिलेगा, ना ज्यादा रहेगा ना कम रहेगा। ऐसा क्यों होता है भाई साहब? ऐसा इसीलिए तो होता है ना कि देशांतर रेखाओं की लंबाई क्या होती है? समान होती है। अगली बात कह रहा है कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर अधिक होती है और ध्रुवों पर जाते जाते शून्य हो जाती है। यह शानदार, जानदार और अच्छा सा प्रश्न है। मैं कह रहा हूं ऐसे प्रश्न बार बार नहीं आएंगे। ये देखिएगा, 2 देशांतर, जैसे अपन ने कहा एक देशांतर ये और एक देशांतर ये, इनके बीच यहां दूरी ज्यादा है भूमध्य रेखा पे, यहां थोड़ी कम हुई, यहां और कम हुई, यहां और कम हुई, यहां और कम हुई, और यहां जाते जाते मिल गए। फिर ऐसे दक्षिण में आ जाओ, यहां कम हुई, यहां कम हुई, यहां कम हुई, यहां आते आते मिल गई। यानी 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, जिसे अपन गारे या गोरे कहते हैं बीच के क्षेत्र को, वहां क्या होता है, वो भूमध्य रेखा पे ज्यादा चौड़ा, फिर संकरा 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 संकरा, और ध्रुव पे जाके बिल्कुल बंद हो गया। ठीक है, तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर अधिक और ध्रुवों पर जाते जाते क्या हो जाती है? बताएं फटाक से, शून्य हो जाती। क्या हो जाती है? शून्य। आ रही है बात समझ में? अगर आ रही है तो लाइक और शेयर कर दो फटाफट से।
ये प्रश्न आपके सीधे छपेंगे पेपर के अंदर, छपेंगे सीधे के सीधे, और एग्जामिनर के माइंड तक अपने को पहुंचना है। बिल्कुल मैं कह रहा हूं पेपर प्रश्न में आएंगे, आपके प्रश्न जो है वो पेपर में आएंगे, ठीक है। यानी जब पेपर आए ना तो पेपर को आपसे डर लगना चाहिए, खौफ लगना चाहिए। कौन आ रहा है? अरे ये तो भूगोल का स्टूडेंट है, ये तो एसएसटी का है, ये तो साइको में भी एक्सपर्ट है, ये तो हिंदी में भी एक्सपर्ट है। यानी पेपर की धज्जियां उड़ानी है आपको। क्या करना है? पेपर की धज्जियां उड़ा देनी है। क्या उड़ा देनी है? धज्जियां उड़ा देनी। उसके बाद देखिएगा भूमध्य रेखा पर, यह भी मैंने बताया, डिफाइन किया, वही बात कि भूमध्य रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 1 डिग्री के अंतराल पर, बोले तो 1 डिग्री का अंतराल मतलब 0 डिग्री 1 के बीच में, 1 के 2 के बीच में लगभग कितना होती है? 111.32 किलोमीटर। जैसे मैंने कहा, ये मैंने कोई रेखा खींच दी 10 डिग्री, उसके बाद मैंने 11 डिग्री खींची, उसके बाद मैंने 12 डिग्री खींची, तो ये जो दूरी होती है ना, ये दूरी इनके बीच भूमध्य रेखा पर कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। कितनी होती है? 111 आ जाए तो नहीं मानना है, 111.32। कहां पर? भूमध्य रेखा पर। अभी मैंने कहा जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर जाओगे, जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर जाओगे, दूरी क्या होगी? कम होगी भाई साहब। ध्रुवों की ओर जाने पर कम 30 डिग्री पे 96 होगी, 45 डिग्री पे लगभग 78 होगी, 60 डिग्री पे जाते जाते आधा फर्क पड़ जाता है, और 60 के बाद में फिर अचानक कम होती है। भाई यहां 110 थी, 111 थी, और 60 पे जाते जाते कितनी होगी? 55 होगी। मतलब यहां तो आधी कम हुई, और 60 से 90 में बहुत ज्यादा कम होगी। इसका मतलब पृथ्वी है, यह पूर्ण रूप से गोल नहीं है, यह लध्वक्ष है, यह जियोड है, इसीलिए तो ध्रुवों पे चपटी है, इसीलिए तो अचानक से कम हुई ना, इसीलिए अचानक से कम होती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी ध्रुवों पे क्या है? ध्रुवों पे पृथ्वी चपटी है। आ रही बात समझ में? तो 90 डिग्री पे जाते जाते अंतर क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। अगली बात यह है कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर दूरी का कम होना इस बात की पुष्टि करता है कि पृथ्वी भूमध्य रेखा पर उभरी हुई ध्रुवों पर चपटी है। कोई खास बात नहीं है। आगे वाली बात, पृथ्वी का आकार पूर्णतः गोलाकार नहीं है, लध्वक्ष गोलाभ रूप में है, जिसे जियोड कहा जाता है। 60 डिग्री देशांतर के बाद ऐसा प्रश्न आ सकता है कि 60 डिग्री देशांतर के बाद देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अचानक से कम होती है, ये कथन आ गया। उसके बाद कारण आ जाएगा कि पृथ्वी है, उसका आकार पूर्णतः गोलाकार नहीं है, वो लध्वक्ष गोलाभ में है। क्या कथन कारण सही है? बिल्कुल सही है। ये लध्वक्ष गोलाभ में होना ही अचानक से कम करता है। अगर पूर्णतः गोल होती तो जिस अनुपात में कम हो रही थी उसी अनुपात में जाते जाते कम होती। उसके बाद आगे बात क्या कहानी आ रही? 2 देशांतर रेखाओं के बीच के स्थान को गारे या गोरे कहा जाता है। साथियों सुनना, अच्छा प्रश्न है। 2 देशांतर रेखाओं के, हाँ जी, 2 देशांतर रेखाओं के बीच के स्थान को गारे या गोरे कहा जाता है, जबकि अक्षांश के बीच के स्थान को जोन या क्या कहा जाता है? कटिबंध कहा जाता है। अक्षांश के बीच के स्थान को क्या कहा जाता है? जोन या कटिबंध कहा जाता है। फिर आ रहा है कि अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं से निर्मित जाल को क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं। 180, ये 180 लिख दिया, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर एवं 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर एक ही रेखा पर स्थित है, जिसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अब जरा गौर करना, बात के ऊपर मुद्दे की बात है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच स्थान को क्या कहते हैं? गारे या गोरे कहते हैं। चलो ठीक है, मैं यहां पे क्या करता हूं, ये मैंने भूमध्य रेखा बना ली, और भूमध्य रेखा बनाने के बाद मैंने ये एक देशांतर और ये एक देशांतर, अब इनके बीच के इस वाले भाग को क्या कहते हैं भाई साहब? इसको कहते हैं गारे। आपसे प्रश्न आ सकता है कि गारे जो है वो भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव तक किस आकार में बनता है? आकार गारे का या गोरे का त्रिभुजाकार ही होगा, याद रखना। और इनका शीर्ष है वो होते हैं ध्रुव, और इनका आधार होती है भूमध्य रेखा। अगर बात करेंगे उत्तर में तो भी, अगर बात करेंगे दक्षिण में तो भी, आकार कैसा होगा? त्रिभुजाकार होगा। क्यों होता है त्रिभुजाकार? इसीलिए तो त्रिभुजाकार होता है क्योंकि भूमध्य रेखा पर 2 देशांतर के बीच दूरी है वो ज्यादा होती है, और जैसे जैसे अपन ध्रुवों की ओर जाते हैं वैसे वैसे दूरी कम।
देशांतर के बीच को गारे या गोरे कहते हैं, जबकि अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को जोन या कटिबंध। और ये जो जाल बनता है, ये मैंने कहा कि ये कौन सी रेखाएं हैं, ये भाई साहब अक्षांश रेखाएं हैं। जबकि मित्रों बात करेंगे अपन, जबकि यहां बात करते हैं कि ये कौन सी रेखाएं हैं, तो भाई साहब ये देशांतर रेखाएं। और अक्षांश और देशांतर से जो जाल बनता है, इस जाल को क्या कहते हैं, इस जाल को ग्रिड कहते हैं। ग्रिड का मतलब क्या है, जाल ही है। अपन बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर ग्रिड प्रणाली की सड़कें थी। ग्रिड का मतलब क्या है, ग्रिड का मतलब जाली तो है ना, कि वो एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई। ये भी अच्छा प्रश्न है कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को किस पर काटती हैं, तो मित्रों याद रखेंगे एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। किस पर काटती हैं, समकोण पर काटती हैं। लेकिन ध्रुव पे जाते जाते समकोण पता नहीं कहां चला जाता है, क्योंकि ध्रुवत्व के बिंदु के रूप में हो जाता है। आगे बात समझ में, हाँ इसको आप 180 कर लेना ना। उसके बाद में आगे बात आती है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा कहते हैं, ये किन किन देशों से गुजरती है। क्लास अपनी लास्ट स्टेज में चल रही, फटाफट से देख लीजिएगा कि 0 डिग्री देशांतर रेखा ये किन किन से गुजरती है। तो याद रखेंगे 0 डिग्री देशांतर रेखा ये यूनाइटेड किंगडम से गुजरती है, फ्रांस से गुजरती है, स्पेन से। आप मैप पे एक बार देखिएगा, ये 0 डिग्री रेखा है। ये तीनों के तीनों कहाँ के हैं, ये यूरोप के हैं। उसके बाद अफ्रीका में अल्जीरिया, घाना, माली, टोंगा, बुर्किन फासो से गुजरती है, ये अफ्रीका के हैं। फिर अंटार्कटिका से गुजरती है। अगर मित्रों जल राशि पूछ ली जाए तो याद रखेंगे जल राशि में ये आर्कटिक महासागर से गुजरती है। इसके बाद जैसे नीचे आते हैं तो भूमध्य सागर से गुजरती है। फिर नीचे आते हैं गिन्नी की खाड़ी से गुजरती है। फिर नीचे अटलांटिक पूरा का पूरा यहाँ है ही, ठीक है। तो ये अटलांटिक से गुजरती है, गिन्नी की खाड़ी से, भूमध्य सागर से और आर्कटिक महासागर से। 2 महासागरों से गुजरती है। प्रश्न आ जाए क्या ये बाल्टिक सागर से गुजरती है, आप कहेंगे नहीं गुजरती है। प्रश्न आ जाए क्या अरब सागर से गुजरती है, नहीं गुजरती है। जहां से नहीं गुजरती नहीं, प्रश्न आएगा निम्नलिखित में से कहां से नहीं गुजरती, गिन्नी की खाड़ी से गुजरती है, भूमध्य सागर से गुजरती है, आपका आर्कटिक महासागर से गुजरती है, अटलांटिक महासागर से गुजरती है। लेकिन ये बाल्टिक सागर से या आपका काला सागर से, ये आपके इन सागरों से नहीं गुजरती, ठीक है। उसके बाद चलें आगे। आगे बात आती है कि समय निर्धारण है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, अक्षांश देशांतर है। इनकी संपूर्ण जानकारी अपन अगली क्लास में लेंगे। लेकिन उससे पहले 1 मिनट एक बात रहेगी कि भूमध्य रेखा एवं ग्रीनविच रेखा एक दूसरे को गिन्नी की खाड़ी में काटती हैं। अभी जैसे अपन ने बात किया, ये काट रही है गिन्नी की खाड़ी में, और यह घाना देश के दक्षिण में है। ग्रीनविच रेखा आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर, गिन्नी की खाड़ी, अटलांटिक महासागर से गुजरती है। ये थी साथियों आज की क्लास। कैसी लगी आपको क्लास? अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और कल की क्लास के लिए तैयार रहें। समय निर्धारण कैसे किया जाता है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, उससे संबंधित क्या जानकारी है, अक्षांश देशांतर रेखाओं में क्या क्या अंतर है, इन सब की जानकारी लेके आ रहा हूं आपके लिए। बने रहिएगा साथ। मिलते हैं नई क्लास में नए जोश, नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।